Podcast. हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। चलती रहेगी ज़िंदगी में आज खबर उस बात की जिस पर सबको लगातार तशवीश बनी हुई थी। अब ये तशवीश मज़ीद बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि अब मंकी पॉक्स के भले ही कम मामले सामने आ रहे हों, पहली मौत हुई है मंकी पॉक्स से। जी हाँ, केरल में ये पहली मौत हुई है। केरल के वज़ारत सेहत ने इसकी जानकारी दी है। 22 साल एक शख्स जो कि मंकी पॉक्स से मुतासिर था, उसकी मौत हुई है। इस ताल्लुक से कल वज़ारत सेहत केरल की तरफ से जानकारी दी गई है और उसके बाद एक और केस में इजाफा हुआ है। एक और 32 साल तकरीबन शख्स की उम्र है जिसे इस बार भर्ती कराया गया है केरल में। तो केरल में अब कुल मिला के मौत हुई शख्स को मिला के 5 ऐसे मामले हैं जो केरल में मंकी पॉक्स के पेश आ चुके हैं। वहीं अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। उधर मुश्तबा मंकी पॉक्स के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर दीगर रियासतों की बात करें। तो ऐसे में कैसे रियासतों में स्क्रीनिंग की जानी चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए, साथ ही साथ जो मंकी पॉक्स के अलामात हैं, क्या कोरोना के अलामात से वो मुख्तलिफ हैं और कहाँ ये जाने लगा एक्सपर्ट्स की तरफ से। और अब चार जानिब से सुनाई भी देने लगा है कि मंकी पॉक्स ने अपने लक्षण यानी सिम्टम्स में तब्दीली की है। तो क्या ये तब्दीली लोगों को मालूम हो पाई है, नहीं मालूम हो पाई है? और कोरोना से ज़्यादा कहा यह जा रहा कि मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है मंकी पॉक्स से। तो कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार हमें न्यू नॉर्मल में रहने की ज़रूरत है। हम इसके साथ अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। लेकिन मंकी पॉक्स जैसे वायरस, अब ये समझ में नहीं आता कि मंकी पॉक्स को वायरस कहा जाए या कोई बीमारी कहा जाए। आज हम इस को समझने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। इसे समझेंगे हम खास डॉक्टरों के ज़रिए। वही मौसमी बीमारी है, इसके अलावा जो हेरिडेटरी बीमारी है लोगों के अंदर, वो भी हम कई बीमारियों का जिक्र करने वाले हैं। अगर आप किसी बीमारी, किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप को ये ख़दशा ज़ाहिर हो रहा है कि शायद ये मर्ज़ आपको हो सकता है, लेकिन आपने अभी उस कोई स्कैनिंग नहीं कराई यानी उसकी जांच और देखभाल अभी कराई नहीं है, तो क्या आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है या नहीं? ये तमाम मशवरे घर बैठे आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि आप हमारे साथ जुड़ें। टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे, उन नंबरात को डायल करें और डायल करने के बाद हमसे जुड़ें। हमसे जुड़ेंगे तो 2 ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे। डॉक्टर्स को हम मदऊ करते हैं क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है, लिहाजा आप उनसे बात कर सकते हैं सीधे तौर पर। 2 डॉक्टर्स आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर तमोरिश कोले साहब हैं, इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं आपका वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। इसके अलावा डॉक्टर दीपाली भारद्वाज साहिबा हैं, फिजिशियन हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। इस्तकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ फिजिशियन हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज। तो आप हर किस्म के मर्ज़ के हवाले से उनसे इब्तदाई तौर पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन्हें हर तरह की जानकारी मालूम होती है। अगर आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो हर तरह की जानकारी वो आपको देते हैं और वो बताते हैं आपको कि आपको ये मर्ज़ है, लिहाजा आपको किस एक्सपर्ट के पास, किस फिजिशियन के पास जाना है, किस एक्सपर्टीज़ रखने वाले डॉक्टर्स के पास जाना है। तो आप उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो डर अब बन गया है, अब उस डर में इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना के हम ये देख भी रहे हैं कि कोरोना जैसे बढ़ रहा था वैसे मंकी पॉक्स तो नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहली मौत हुई है, तो ये चिंताजनक और चेतावनी वाली बात है कि नहीं डॉक्टर दीपाली साहिबा? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है मंकी पॉक्स के ऊपर शो करके। लोगों को जानकारी की जरूरत है। सख्त हम डॉक्टर्स जो हैं, मेरे साथ जो मेरे कोलीग सीनियर डॉक्टर भी हैं यहाँ पे, मुझे लगता है हम सब यही कहेंगे। हम लोग वॉक द टॉक कर रहे हैं। मैं ओपीडी में किसी भी मरीज को नहीं मिलती जो मास्क नहीं पहनता। तो मास्क पहनने का समय वापस आ चुका है। हैंड हाइजीन है। मास्क उतारने का समय आया ही नहीं था, हालांकि लोगों ने बीच में जो उतारा है क्योंकि कोविड पैंडेमिक भी चल रहा है। अब कोविड जिन लोगों को हुआ है, क्या उनको मंकी पॉक्स ज्यादा होगा, नहीं होगा, ये सारी चीजें सिर्फ वक्त बतलाएगा। हमें अपना ध्यान रखना है। हमारी जो जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है, जिसमें हमें मास्क पहनना है। किसी को रैश हो तो उससे दूर रहना है। खुद को रैश हो तो लोगों से दूर रहना है। नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर जाना है। बिल्कुल, तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे रही हैं डॉक्टर दीपाली साहिबा। तमोरिश कोले साहिबा, ये जानने की ज़रूरत है कि मंकी पॉक्स वायरस है या बीमारी?
देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरस है। ये काफ़ी इनका मिलजुल है। एक पुराना वायरस आपको याद होंगे, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम आज के डेट में दुनिया से इरेडिकेट कर चुके हैं। तो मंकी पॉक्स उसी फैमिली का है। लेकिन मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स के जैसा सीवियर नहीं है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। बट ये आपने जैसे बताया कि काफ़ी ये फैल रहा है अभी, और WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया, ये नज़र में रखते हुए कि 1950 में जब पहले मंकी पॉक्स आए थे, तब से काफ़ी 2015 के आसपास तक ये अफ्रीका के अंदर सीमित रहते थे, और 2015 के बाद ये अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप होके इस बार हमारे देश में भी पहुंच चुके हैं। तो ये एक नया वायरल आउटब्रेक है। इस हिसाब से हमको सतर्क रहना चाहिए। और जहाँ तक ये बीमारी का बात है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। हालांकि आपने जैसे बताया एक व्यक्ति का मौत हुआ है, इसमें पैनिक करने का कोई बात नहीं है। टिल डेट कम से कम 20,000 लोगों को मंकी पॉक्स हुआ है, और उसमें 70 लोगों का खाली मौत हुआ है, वो भी अफ्रीका में हुआ है ज़्यादातर वहाँ पे। तो अभी पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी हमारे देश में है, डॉक्टर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। और जो अभी पब्लिक हेल्थ मेजर्स, जैसे कि अभी डॉक्टर दीपाली ने बताया, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है और फॉलो करने की ज़रूरत है। कैसे बचें और क्या हिफाजत करें अपने बच्चों की, कैसे महफूज रहें, ये बहुत अहम ज़रूरी सवालात हैं। तो कैसे करें बचाव और कैसे रहें महफूज, डॉक्टर दीपाली साहिबा? क्योंकि अब तो स्कूल बच्चे भी जा रहे हैं और बच्चों में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि कोरोना दौर में हमने देखा उस वक्त तो लॉकडाउन था, लेकिन अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्क लगा के रखते हैं। और उमस भरी गर्मी का भी मौसम है, कई रियासतों में तो सूखा जैसे अलामात भी पाए जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 35 ज़िले ऐसे हैं जहां पर सूखा हो गया है। वहां पर जो खरीफ की फसलें होती हैं वो एकदम से सूखी पड़ी हुई हैं, इसके लिए पानी नहीं है। तो ऐसे में उमस भरी गर्मी, दूसरी तरफ मंकी पॉक्स और तीसरी तरफ कोरोना, तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को क्या कुछ तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? आपका मशवरा क्या रहेगा? देखिए, मेरा मशवरा कोई डराने के लिए नहीं है, मगर मेरा मशवरा यही रहेगा कि ये समय वापस हम सबको थोड़ा सा पुराने समय को याद करते हुए सावधानी बरतने का है। क्योंकि वैक्सीन भी नई थी कोविड की, उसकी एंटीबॉडीज कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, क्या 4th बूस्टर लगेगा, किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है। मंकी पॉक्स की अभी वैक्सीन की स्टडीज हमने देखा कि स्टार्ट हो चुकी हैं। उसकी लकीली वैक्सीन और दवाई ऑलरेडी है, क्योंकि एक नोन वायरस है। ये कोविड वायरस की तरह जो सिर्फ अच्छी बात है कि ये कोई अननोन वायरस नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में उससे ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर, शायद 2 डेथ्स हो चुकी हैं। और ये इतनी तेजी से नहीं फैल रहा है, ये अच्छी बात है। सीनियर सिटीजन में शायद नहीं ज्यादा फैलेगा, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है, वही इसकी वैक्सीन है। मगर ये क्या रूप लेगा, वो हम लोगों की वजह से, आपके, मेरे और व्यूअर्स, हम जैसे लोग हैं जो ही इसका फेट डिसाइड कर पाएंगे। अगर लोग अपने हाथ का हाइजीन मेंटेन करें। और हाँ, मैं बहुत जरूरी चीज कहना चाहूंगी, एक, इस बीमारी के नाम में मंकी जुड़ा हुआ है। दूसरा, इस बीमारी के लिए WHO ने पहले कहा कि ये मेल टू मेल सेक्स की वजह से हो रहा है। तो लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि ये मेल, मतलब जो गेज होते हैं, उनकी बीमारी है। तो ये एक टाबू बन गया है, लोगों में एक शर्म चीज की हो गई, अरे हमें मंकी पॉक्स ना हो जाए। जैसा शुरू में कोविड में लोगों को शर्म आती थी। सो प्लीज, ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को इसके सिम्टम्स आए और वो दूसरों से दूर हो जाए, तो वो खुद भी बच जाएगा और फैलाने से भी बच जाएगा। सो बहुत जरूरी है कि हमें इसमें कोई शर्म ना हो। किसी को भी अगर बुखार आता है, रैश आती है, रैश चिकन पॉक्स जैसी या रेड कलर की, प्राइवेट पार्ट्स में आ सकती है, हाथों में आ सकती है। ये नेसेसरी नहीं है कि सेक्स से फैला हो, ये ड्रॉपलेट से फैल सकता है, छूत छात से फैल सकता है। सो हम अगर बस में बीच में ये बात भी कही जाने लगी डॉक्टर दीपाली साहिबा की ये एयरबॉर्न डिजीज है। जी देखिए, वायरसेस के लिए सना कहना कि ये एयरबॉर्न है या नहीं बहुत मुश्किल चीज होती है। वायरसेस जनरली, जैसे ड्रॉपलेट स्प्रेड था कोविड में, इसमें भी ड्रॉपलेट स्प्रेड है, इसमें टचिंग से भी है। अगर मुझे मंकी पॉक्स हो और मैं आज ये इसको यूज करना पड़ रहा है, तो मैं अगर यहाँ छूं
और कोई और इसको छुए जिसके हाथ पे कुछ कट हो या जिसकी इम्यूनिटी खराब हो, किसी को डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, किसी चीज की बीमारी की क्रॉनिक दवाइयां चल रही हो, तो उस इंसान पे ये ज्यादा जल्दी आ सकता है। और क्योंकि मंकी पॉक्स से हमारे देश में मृत्यु भी हो चुकी है, तो ये ऐसा नहीं है कि हमें इससे डर लगना चाहिए या हमें बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए। कोई ये हम बेंचमार्क नहीं बना सकते, हमें सतर्क रहना है और हमें अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना जी। है। अब जैसे कि बात डॉक्टर दीपाली साहिबा कह रही थी कि टच करने से फैलता है, तो सबसे अहम बात यह है नाज़रीन, क्योंकि आप सब जानते हैं टॉवल एक दूसरे का नहीं यूज़ करना चाहिए, खासकर बच्चों कि अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के अलग अलग टॉवल होंगे। डॉक्टर तमुरिश कौले, आप इस बात से सहमत होंगे? देखिए, कोई भी वायरल जो बीमारी होता है उसके लिए 3 चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बीमारी फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मंकी पॉक्स का 2 तरह का ट्रांसमिशन है, एक है ह्यूमन टू ह्यूमन, कोई आदमी से दूसरा आदमी, लेकिन ये होने के लिए इनका क्लोज कांटेक्ट और बहुत टाइम क्लोज कांटेक्ट में जो रहते हैं उनके एक दूसरे पे फैलता है। तो अभी जो हमारा कोविड का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उस पर हमने बोला है कि मास्क का यूज के लिए थोड़ा सा दूरी रखिए और हाथ धोइए। तो यही सेम प्रिकॉशन मंकी पॉक्स को प्रिवेंट कर सकता है एज पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। दूसरा एक एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी बताया गया है। ज्यादातर ये कोई भी एनिमल बाइट, जैसे रैट हो गया, स्क्विरल, मंकी, एप्स, इससे होता है। तो उससे तो हम लोगों का उतना रिस्क नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल वाले जो है इनके कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पे हमको ज्यादा डरना नहीं है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो हम अवॉइड कर सकता है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो है उसी को आप फॉलो कीजिए, तो अब इससे भी जाए। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज है वायरल डिजीज के लिए। एक है इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कि जब वायरस आपके बॉडी में इंटर हुआ उस टाइम से लेके कब आपके अंदर सिम्टम फर्स्ट आए, इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आपको भी पता नहीं चलता है कि आपके अंदर वायरस घुस चुका है, और ये पीरियड जो है मंकी पॉक्स के लिए 6 से 13 दिन का रहता है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप किसी का कांटेक्ट में आ गया है लेकिन आपको अंदर सिम्टम्स नहीं है, तो 6 दिन कम से कम आपको थोड़ा आइसोलेटेड रहना पड़ेगा। बाकी जो आपका रिश्तेदार हो गया, आपका जो फ्रेंड्स कोलीग्स है, उसको बचाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। कब तक ये वायरस आपके, अगर आपका इन्फेक्शन हो गया तो कब तक एक मरीज से दूसरे मरीज से जा सकता है। ये पीरियड है कि 1 से 2 दिन जब रैश निकलता है उसके पहले से जब तक रैश जो है वो स्क्रब बन के बॉडी से निकल नहीं जाता है, तब तक ये जो पेशेंट है वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसको आइसोलेशन करना, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और ये 3 चीज अब हम लोग अब ध्यान में रखें तो मंकी पॉक्स को हम काबू में ला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये 3 अहम चीज़ें डॉक्टर तमुरिश कोले साहब ने बताई कि जिस पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इन 3 चीज़ों पर आप अमल करते हैं तो मंकी पॉक्स पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, क्योंकि इस वक्त मौसमी बीमारी भी है और ऐसे में लोगों को सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, बच्चों में इतना ज़्यादा बुखार होता है तेज़ कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं। अब ये भी टेंशन हो जाती है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं, कहीं ये मौसमी बीमारी तो नहीं, कि या वायरल इन्फेक्शन ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे इससे ज़्यादा काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहे हैं उन स्टेट्स में जहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही है और उन जगह पर भी जहाँ पर बारिश हो रही है। जी, देखिए, ये मौसम ऐसा है कि सर्दी जुकाम होना काफी जगहों में जहाँ बारिश है वो कॉमन है। मंकी पॉक्स जितना हम डॉक्टर्स जानते हैं वो एक रैश के साथ आती है, वो एक नामामूली मतलब खाली बुखार की तरह सर्दी जुकाम के साथ नहीं आती। इसकी इन्फेक्शन लकीली कोविड जैसे सिम्टम्स नहीं, सांस लेने की दिक्कत या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम या सिम्टम्स होंगे, मगर स्किन का इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत देखा जा रहा है। और जो हम बाहर देशों में भी पा रहे हैं कि स्किन पे रैश देखना बहुत कॉमन देखा जा रहा है। और अगर तुरंत पर्सन आइसोलेट नहीं होता है तो उसके अंदर भी वायरल लोड बढ़ता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में कोई ना कोई अंग का डैमेज देखा जा चुका है काफी देशों में। तो
मुझे लगता है कि हमें इस वक्त जो सतर्क रहना है वो वही है हाइजीन के लिए। जैसे घर में बच्चे हों तो उन्हें सुबह शाम नहाने को कहा जाए, बारिश हो तो हल्का गर्म पानी से नहाने को बेशक कहा जाए, शरीर में विटामिन सी बढ़ाया जाए, आहार में लाल पीला हरा जामुनी ऐसे खाने के आइटम्स को ज्यादा खाया जाए क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। विटामिन डी का लेवल कम ना होने दें। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखें, उसकी पूर्ति करके रखें। हमने कोविड में सीखा था अपने शरीर में अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने के लिए उल्टा सोएं। मैंने तो ये आदत बना ली है, सना आपने भी बनाई है आई होप, और आपके व्यूअर्स ने। हमने आपके चैनल पे पहले भी ये डिस्कस किया है। सो ये बहुत अच्छी आदत है। जब हम सोने जाते हैं तो पेट के बल सोएं, एक तरफ चेहरा करके। वो आप पोस्चर गूगल पे चेक कर सकते हैं, जिससे आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करिए। देखिए ये हम सबकी ड्यूटी है। पब्लिक प्लेस में जाए तो मास्क पहने, मास्क ना उतारें। मास्क को जिस दिन आप ज्यादा उतारते हैं घर जाके बीटाडीन गार्गल करिए। सो अभी भी कोरोना पैंडेमिक है और ये मंकी पॉक्स शायद यही हमें याद दिलाने आया है। मेरी सोच ये है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मंकी पॉक्स ये तमाम चीज़ों को दोबारा याद दिलाने के लिए आया है। दीपाली भारद्वाज साहिबा का ये कहना है। डॉक्टर तमोरिश कोले, क्योंकि अगर केरल की सिर्फ हम बात करें तो 5 केसेस में से 1 की मौत हुई है। इसका मतलब ये है कि मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ेगा अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो। देखिए, मोर्टेलिटी के हिसाब जो अभी हम केरल के हिसाब से ना देखें, हम पूरा दुनिया का जितना भी केसेस है उसके हिसाब से देखें तो मोर्टेलिटी कम है। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि कौन सा मरीज ज़्यादा रिस्क में है। जो जैसे कि इंडिया में बहुत सारा लोगों को डायबिटीज़ है, किडनी का बीमारी है, कैंसर्स है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स है, जो लोग स्टेरॉयड यूज करते हैं, जिसके अंदर एड्स जैसे बीमारी है, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, ये सब जो बीमारी है इनमें जो सफर कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। एज फार एज कोई भी वायरल डिजीज, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, और इस व्यक्ति के अंदर अगर मंकी पॉक्स फैल जाए तो उसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, मंकी पॉक्स में लोग क्यों मरते हैं, जनरली ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, लेकिन जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस कहते हैं, कुछ पेशेंट्स में ब्रेन का इन्फेक्शन भी हो रहा है, वही जो मरीज कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है वो उन्हीं का मौत हो रहा है। तो मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि केरल के हिसाब से इसको ना देखे, पूरा जितना भी आंकड़ा है उस हिसाब से मौतें बहुत कम है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स अभी जो बताया, अगर किसी भी व्यक्ति में रिस्क फैक्टर्स है तो उनको सावधानी से रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर किसी के अंदर मंकी पॉक्स के अलामात हैं तो उसको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हर स्टेट्स में ये एडवाइज़री भी जारी कर दी गई है कि अगर आपको इस तरह के कुछ अलामात पाए जा रहे हैं तो आप तुरंत मिनिस्ट्री को, सेहत मिनिस्ट्री को, हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करें। और अगर इन्फॉर्म आप नहीं करते हैं तो आप अपनी जान को जोखिम में तो डालते ही हैं, साथ ही साथ आप अपनों के जान को भी जोखिम में डालते हैं। डॉक्टर दीपाली साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगी, चूँकि आप फिजिशियन हैं, अगर किसी को किडनी, हालांकि मंकी पॉक्स से अलग ये सवाल है, अगर किसी को किडनी में स्टोन है और वो स्टोन कितने mm का होना चाहिए तभी उसकी सर्जरी कराई जा सकती है, और अगर वो कम mm का है तो वो यूरिन के थ्रू निकल सकता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये स्टोन का साइज से ज्यादा जरूरी होता है कि कहीं इम्पैक्टेड तो नहीं है, किसी को ज्यादा दर्द होती है, बहुत छोटा स्टोन भी हो मगर ब्लैडर से मिड टियर होल क्रिएट कर रहा हो तो भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको जनरलाइज ना करें हम, मगर हाँ, अगर किसी को स्टोन है तो अगर आपको वहाँ पे दर्द होती है अपने यूरिन के एरिया में से लेके नाभि के बीच में राइट और लेफ्ट साइड पे जो किडनी के एरियाज होते हैं, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या KUB एक्सरे करा के नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। बट जनरलाइज सना जी ये करना ठीक बात नहीं है। अगर किसी के यूरिन के थ्रू थोड़े पास हो रहे हैं स्टोन्स छोटे छोटे, तो क्या उन्हें ये मान लेना चाहिए कि यूरिन के थ्रू उनकी स्टोन्स जो हैं वो निकल जाएंगे आने वाले दिनों में, या फिर उन्हें डॉक्टर्स से सलाह लेना चाहिए अल्ट्रासाउंड कराने के बाद? बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो 80% लोगों के स्टोन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, 80% लोगों के स्टोन्स बिना किसी डॉक्टर के हेल्प के
अपने आप ही निकल जाते हैं। पहले जब एक्सरे वगैरह नहीं था, लोगों को स्टोन तब भी होते थे। ये फैटी लिवर भी एक बीमारी है जो सभी को हो रही होती है, उसके लिए कोई दवाई नहीं लगती काफी हद तक, जब तक कि वो सीरियस फॉर्म ना ले ले। मगर अगर किसी को पता चल गया कि उसको स्टोन है, तो एक एक्सरे करा के नजदीकी किसी भी सरकारी अस्पताल में एक ओपिनियन लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टोन्स काफी बारी कैल्सिफाई हो सकते हैं। स्टोन्स काफी बारी जो साइड इफेक्ट वो करेगा वो जानलेवा भी हो सकता है। मतलब यूरिन से निकल रहा है, बहुत बढ़िया बात है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खूब पानी पीजिए ताकि वो निकल जाए, मगर ये नहीं कि एक ही बारी में गट करके पी लें। ब्रेक करके हमें पानी पीना चाहिए, हमको स्टोन हो या ना हो। तो क्या ये क्योंकि आप सब डॉक्टर्स हैं और इस पर रिसर्च भी करते हैं, तो क्या स्टोन का ये भी है कि मेल और फीमेल में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, रेशियो स्टोन होने वालों की? क्योंकि ज़्यादातर मेल में ये सुनने को मिलता है। क्या ऐसे हैं? इसका कारण है कोई, इसके पीछे कोई वजह है क्या डॉक्टर तमोरिश साहब? आपने सही बोला है, मेल में स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा है और इसके काफी कारण है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोट किया है कि मेल जो है ज्यादातर काम पे बिजी रहते हैं, दिन में पानी कम पीते हैं और ये जो लोग हैं ये इनमें स्टोन का बीमारी होते हैं। और फिर शुरू में ये लोग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इग्नोर करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अपने आप वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि स्टोन साइज के ऊपर करके निकल जाएंगे। कोई जगह वो जाके लॉज हो सकता है, जिसको हम इम्पैक्टेड स्टोन कहते हैं। तो आपको अगर कोई भी सिम्टम्स है, इस तरह का दर्द हो रहा है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो एक ओपिनियन लेना बहुत ही जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए ज़्यादा पानी पीना और एक साथ नहीं, रेगुलर इंटरवल में पानी पीना, काम करते वक्त भी पानी पीना, ये जरूरी है जी। डॉक्टर दीपाली, एक सवाल और है। कई सारे मेल में ये देखा गया है कि उनके पैर में, उंगलियों में ऐसे सनसनाहट और झंझनाहट होती है कि उन्हें बार बार अगर मार्केट्स में जा रहे हैं तो उन्हें जूता अपना, शू अपना खोलना पड़ता है। तो ये किसकी अलामत है? इस इब्तदाई तौर पर आप क्या कहेंगे इस कंडीशन को देखते हो? ये डायबिटीज का मार्कर हो सकता है, विटामिन B12, 6, 9 की डेफिशिएंसी हो सकती है, कमी हो सकती है, न्यूरोपैथी, कोई न्यूरोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें से कोई कारण मोस्ट कॉमन हो सकता है। अल्कोहलिक्स, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें बहुत कॉमनली पाया जाता है B3, 6, 9, 12 का डेफिशिएंसी। और बच्चे वगैरह जो लोग अच्छी डाइट पोषण नहीं करते, उनमें भी पैरों में झंझनाहट देखी जाती है। जिनकी फैमिलीज में बहुत ज्यादा डायबिटीज हो, जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट स्पेशली फॉर्म हो, जिसमें इंजेक्शन लगता है, मतलब उनमें उनके बच्चों में, उनमें जब भी डायबिटीज ज्यादा बढ़ रही हो, शुगर बढ़ रही हो शरीर में, या बच्चों को आने वाली हो डायबिटीज, प्री डायबिटिक मार्कर होता है ये जो झंझनाहट। तो अगर किसी के पेरेंट्स को किसी के पेरेंट्स को डायबिटिक है, डायबिटिस है, शुगर है उन्हें, तो उनके बच्चे में अगर इस तरह की अलामत पाई जाती, सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उन्हें चेकअप कराने की जरूरत है, इसका मतलब? बिल्कुल। देखिए, जिनके पेरेंट्स को, स्पेशली अगर 50 की उम्र तक पेरेंट्स में से दोनों में से किसी एक को भी डायबिटीज हुआ था, या उससे पहले भी या उसके बाद, मगर अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब उन्हें रोज इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो उनकी प्रोजेनी, उनके बच्चों को मेरे हिसाब से HbA1c एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट हर 6 महीने में कराना चाहिए। वो एक तरह की एवरेज है। जैसे हम स्कूल में अपने नंबर देखते थे और एंड में पास हुए, फेल, तो ये हमें पास या फेल बताएगा कि हमने 6 महीने अपना शुगर का में पास हुए कि फेल। तो वो टेस्ट जी सबसे पहले किसी के लिए मार्कर है जो बताएगा हमें डायबिटीज बन रही है या नहीं बन रही। HbA1c। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा? हेलो, शायद उनकी कॉल कट चुकी है। अगर वो कॉल पर हैं तो दोबारा जुड़ने की हमसे कोशिश करें, क्योंकि हम इस वक्त डायबिटिक पेशेंट और अलामात को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। पैरों की झंझनाहट के हवाले से कई लोगों का ये भी मानना होता है कि शायद यूरिक एसिड की अलामात भी हैं, ये डॉक्टर तमोरिश कोले? देखिए, यूरिक एसिड का जो मात्रा है वो भी बॉडी में काफ़ी हेरफेर होता है। मेनली ये डाइट के, जो अनकंट्रोल डाइट है, जो रेड मीट जो यूज़ करते हैं, उनमें यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट होता है और इसमें ज़्यादा घुटनों का दर्द होता है। झंझनाहट जो डायबिटीज के लिए उससे ये अलग होता है। और इनके भी जैसे अगर आपको महसूस हो रहा है, कोई भी पेशेंट को महसूस हो रहा है, डॉक्टर्स को सलाह लेना चाहिए। और इनके लिए काफ़ी दवाइयाँ भी है, लेकिन ये
जल्दी ठीक नहीं होता है, इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो बेहतर यही होता है कि आप डॉक्टर को सलाह लीजिए। बिल्कुल बेहतर यही है कि आप डॉक्टरों से सलाह लीजिए, डॉक्टरों के पास जाएं और HbA1c टेस्ट भी कराएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे मशवरों से नवाजने के लिए। घर बैठे लोगों को ये मशवरे मिल जाते हैं, इससे अच्छी बात और क्या है, आप डॉक्टरों की वजह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी में आज बस इतना ही। आदाब।